हुआ है कि नहीं, क्योंकि सर मैंने वन ड्राइव से वहां पर लिंक तो कॉपी करा था पर पता नहीं सबमिट हुआ है या नहीं। फिर से कर देना एक और बार, फिर से सबमिट ओके कर सर। देना एक और बार, ठीक है। सर हमें जो फॉर्मूला लर्न करने वो टॉपिक के मतलब अकॉर्डिंगली लर्न करने ना, जैसे जो टॉपिक नहीं 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 नहीं, तुम तो याद कर लो अब बस। अब कोई टॉपिक वॉपिक नहीं, जो मैंने दिया है रोज 10 करो उसमें से उठा के, ठीक है। पूरा टॉपिक ऐसा ही है, मतलब ये टॉपिक फॉर्मूले पे खेल है पूरा। जिसके फॉर्मूले पे कमांड है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इजी है, और जिसको भी फॉर्मूले पे कमांड नहीं है वो अटक जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले एंड आइडेंटिटीज है, मैंने उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो जेई में इंपॉर्टेंट है उनका मैंने अलग से लिख लिया है। मतलब तुम्हें और कोई किताब रेफर करने की जरूरत नहीं फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है। और फालतू में कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमें इसमें से पढ़ना है उसमें से पढ़ना है। जो मैं दूंगा बस उनको याद कर लेना, जितना जल्दी याद हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अब पूरे ट्रिको में हम वो फॉर्मूले यूज करेंगे। ट्रिको को हमने दो भागों में बांटा है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 2 आएगा बाद में, ठीक है। पार्ट 1 अभी आएगा, ठीक है। बट बहुत सारी चीजें मैं पार्ट 1 में ही तुम्हें कवर अप करवा दूंगा, पार्ट 2 तक का वेट ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर है, कैन वी स्टार्ट नाउ? सर हेलो सर, ज्वाइन नहीं हो पाया था टाइम पे, इशू था इसी। हाँ जी बोलो। सर अभी तक आपने कुछ करवाया है? बस ये बताया था, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर रहा था कि अब अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें मैं कुछ फॉर्मूला देने वाला हूँ, फॉर्मूला चार्ट, वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो तो अब फटाफट स्टार्ट करते विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे 6 फंक्शंस का ब्रीफ आज ही मैं कर दूं, ताकि पूरा एक टॉपिक एक साथ हो जाएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो शायद तुमने फिजिक्स में पढ़ ली है उनको मैं गो थ्रू करवाना चाहता हूँ। एक डिग्री होता है और एक रेडियन। हो सकता है शायद तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा हो। डिग्री जिसको अपन ऐसे यूं गोले से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियन जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं। बट कई बार हम रेडियन को डिनोट नहीं करते, अपन सिर्फ ऐसा लिख देते हैं। तो जब कोई भी सिंबल नहीं गिवन हो तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना है? रेडियन। बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना है? रेडियन। और डिग्री के लिए इट इज मैंडेटरी टू मेक अ सिंबल ऑफ डिग्री। पर रेडियन में कई बार तुम ऐसा देखोगे रेडियन के लिए कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो जब कोई भी सिंबल यूज नहीं करा तो हमने एंगल को किस में मेजर करा है? रेडियन में मेजर करा है, ठीक है। और एक डिग्री तो शायद सबने पढ़ा हुआ ही होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 10th क्लास में? 10th क्लास में बेसिकली डिग्री पे ही तुमने डील करा है। पर अब अपन रेडियन में डिनोट करेंगे। दोनों एंगल मेजर करने की ही टेक्निक है। रेडियन इंट्रोड्यूस क्यों करा गया? क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिग्रीज के एंगल्स को वो छोटे में डिनोट कर देता है। सिर्फ एक सिंबल जो एक रिलेशन है जो तुम्हें याद रखना है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और ये दोनों एंगल मेजर करने की बस तरीके हैं और कुछ नहीं है। अब हम 11th और 12th में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो करते हैं रेडियन में। मतलब अब तुम रेडियन में ज्यादा एंगल्स को लेके चलोगे, डिग्री बस 10 तक ही था, बस तुम ये समझ लो। हालांकि दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं छोटे से फॉर्मूले से। यूनिटरी मेथड सबको आती होगी, सभी ने मोल कॉन्सेप्ट किया है, सभी को पता इतने में इतना तो इतने में कितना। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा 30 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में π/6 रेडियन में बदलना है तो अपन क्या करेंगे? बोलो मत बीच में, चुप रहो, जब पूछो तभी बोलना। रोज तुम्हें एक ही चीज बतानी पड़ती है। जैसे कि मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें पता है, या अपन इसी को बोल सकते हैं 180 डिग्री में पाई रेडियन। कुछ सिंबल नहीं लगाया मतलब वो रेडियन में है, याद रखना। तो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 30 डिग्री में कितना? तो पाई अपॉन 180 इंटू 30, इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। ये 3 1 जा 3 6 जा, मुझे मिल गया पाई बाय 6। मतलब 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? बोलो, π/6 रेडियन। किसी को कोई भी डाउट, कन्वर्ट करने में दिक्कत? कोई सा भी दे दें। 90 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो डिग्री है ना, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 90 डिग्री में कितना? पाई बाय 180 इंटू 90, तो ये आ गया पाई बाय 2। किसी को कोई भी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट कन्वर्जन में? ठीक है,
तो बहुत इजी है कन्वर्जन, कोई सा भी दे दे, मतलब अगर कोई बड़ा एंगल दे दे जैसे कि 120 डिग्री, 120 डिग्री को बदलना है तो 120 डिग्री में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट याद करो, बस तुम्हें पाई बाय 180 क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब बस डायरेक्ट याद रखो, जब भी तुम्हें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या मल्टीप्लाई करना है, बोलो, डिग्री को पाई बाय 180। ये हो गया 3 4 12, 3 6 18, 2 3 6, 2 2 4, ये बन गया 2 पाई बाय 3। ठीक है, मतलब टू कन्वर्ट, यूनिटी मेथड तो है ही सही, पाई रेडियन 180 डिग्री से, बट टू कन्वर्ट एनी डिग्री टू रेडियन, रेडियन क्या करना है बोलो, मल्टीप्लाई पाई बाय 180। पाई बाय 180, बस ये पॉइंट याद रखना है। तो अगर कभी रेडियन में दे दे और डिग्री में फील करना हो, क्योंकि तुम्हें जनरली डिग्री में फील आता है, तो कई बार क्वेश्चन में तो रेडियन में गिवन होगा, जैसे कि मैंने दे दिया पाई बाय 5। अब पाई बाय 5 तो मेरा रेडियन में है बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट सी है, मान लेना, सी मतलब रेडियन। अगर इसको टू कन्वर्ट इन डिग्री करना पड़ जाए तो कन्वर्ट इन डिग्री तो कैसे करोगे, 180 बाय मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है बोलो, जब भी रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो उसमें क्या होगा, 180 बाय पाई आएगा, पाई पाई गया, 5 3 15, 5 6 30, तो पाई बाय 5 कितना होता है, 36 डिग्री होता है। एनी डाउट, एनीवन, कन्वर्जन समझ में आ गया? यस सर। इसमें क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय 5, 180 बाय पाई, और जब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180। किसी को भी डाउट, किसी को भी, यू कैन आस्क। ठीक है, तो डिग्री रेडियन कन्वर्जन तो सबको समझ में आ गया? यस सर। बहुत जो बेसिक एंगल्स होते हैं, जैसे कि 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, या 360 डिग्री मतलब 2 पाई, दोनों तरीके से याद ही रखना है, ये कन्वर्ट कर करके नहीं देखना है। ठीक है, पाई मतलब 180 डिग्री, या 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, और पाई बाय 4 45 डिग्री, या 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलते हैं। 22.5 डिग्री, या जिसको अपन 45 बाय 2 डिग्री भी लिख सकते हैं। पाई बाय 45 का आधा, पाई बाय 8। 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, डबल कर दो, पाई बाय 6 का डबल, पाई बाय 3, पाई बाय 2 कहां से हो गया यार, क्या बोल रहे हो, पाई बाय 3, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। ये एरो मैंने इसलिए लगाया ताकि तुम्हें दोनों तरीके से याद रखने हैं। 2 पाई बाय 3 120 डिग्री, या 120 डिग्री पाई बाय 3, ये तो रटे हुए होने चाहिए, मतलब ऑन स्पॉट। ठीक है, ये बहुत यूज होने वाले हैं, कन्वर्ट करने मत बैठना, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि इनको कन्वर्ट करने बैठेंगे। 36 डिग्री पाई बाय 5 अपन ने देखा, तो पाई बाय 10 कितना हो जाएगा, आधा, इसका और आधा कर दो, 18 डिग्री, 18 डिग्री हो गया। उसके बाद 72 डिग्री भी बहुत ही कॉमन है, तो 72 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 5। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैंने बोल दिया है याद करने, तो बेटा याद करने हैं, मैं तुम्हें किसी में भी ऑप्शन नहीं देता हूँ, याद रखना, अपना दिमाग मत लगाना, आधे बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, हम ऑन स्पॉट निकाल लेंगे। बेटा ऑन स्पॉट निकालने का वक्त नहीं है, तुमसे क्लिक ही नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने बोला है याद करना है तो करना ही है, अपना दिमाग मत लगाना। मैं पिछले 2 चैप्टर से कहता आ रहा हूँ, जो बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने बोला है इनको याद करो तो करो याद, ताकि जब कभी भी पाई बाय 5 दिखे तो 36 डिग्री याद आए। क्योंकि तुम हर बच्चे, मुझे रियलिटी बताना, क्या तुम डिग्री में ज्यादा कंफर्टेबल हो कि रेडियन में? कई सारे बच्चे बोलेंगे डिग्री में। ठीक है, तो तुम्हें बेसिक रेडियन यूज होते हैं, अगर वो डिग्री पता है तो फटाक से दिमाग क्या कहेगा, अच्छा पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पे तो मुझे पता है, ऐसा दिमाग चलता है। जिसमें तुम्हारा दिमाग वर्क करता है ना, उसको उसी में चलने दो, बस फिर कुछ चीजें याद तो कर लो, कम से कम इतना तो कष्ट उठा लो। और कौन से एंगल हो गए जो बेसिक एंगल यूज होते हैं? 53 and 47. साइन 87
26 30 हो गए, 18 का 72 भी हो गया, 54 डिग्री एक और आता है, 54 डिग्री, 54 डिग्री बोलो, 54 डिग्री कितना होगा, 3 पाई बाय 10। बहुत इजी है, पता है कैसे बनाया मैंने, पता है किससे बनाया, इसका 3 गुना कर दिया मैंने 18 का 3 गुना कर दिया। इतना बेसिक मैथ्स आना चाहिए, ठीक है, 5th 6th क्लास का मैथ्स आना चाहिए कि कैसे उसका डबल करके ये बन जाता है। तो फटाफट दिमाग चलता है, जैसे पाई बाय 10 याद है तो उसका 3 गुना हो जाएगा 54 डिग्री तुरंत। पाई बाय 180, 180 बाय के मल्टीप्लिकेशन में नहीं झंझट में पढ़ना है, ये बेसिक एंगल से जो यूज होते हैं। और एक आध दो बच गए, जैसे 15 डिग्री, 15 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 6 का आधा, मतलब पाई बाय 12। 3 डिग्री बन गया तो एक 75 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। फिर 75 डिग्री कितना होता है, 15 का 5 गुना, 15 का 5 गुना 5 पाई बाय 12। समझ में आ रहा है? तो इनको बार बार गो थ्रू करना, बार बार गो थ्रू करना, तो तुम्हें बहुत इजीली ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एंगल से जो यूज होते हैं। क्या सभी याद कर लोगे? यस सर। ठीक है, बाकी बेसिक वैल्यूज तो सबको पता है ना, sin 30 1/2 होता है, कि ये भी लिखवाऊं, sin 60 √3/2 होता है, ये सबको पता है कि लिखाने की जरूरत है। sin 1 cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, tan 45 1 डिग्री, सॉरी 1, tan 45 मतलब पाई बाय 4 मतलब 1, ठीक है। 1045 बनी। हाँ, मैंने डिग्री बोल दिया था गलती से, 1 डिग्री। चलो, तो क्लियर है ये सबको? ओके, अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, रेडियन डिग्री का कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो अब इतना अभी के लिए काफी है, अब अपन बेसिकली ग्राफ्स पढ़ सकते हैं, और अब मैं ग्राफ्स में हमेशा रेडियन में ही डिनोट करूंगा, याद रखना। तो मैं तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा पाई बाय 3 बोल रहे हैं मतलब 60 डिग्री बोल रहे हैं सर, पाई बाय 6 बोल रहे हैं मतलब 30 डिग्री। ये बहुत कॉमन है, पता है, सबसे ज्यादा बच्चे इन दो में गलती करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। पाई बाय 6 मतलब 30, पाई बाय 3 मतलब 60, 180, पाई को 180 सोच लो बस, 180 बाय 6, 180 बाय 3, या उल्टा याद रख लो, पाई बाय 6 है तो 60 नहीं 30, पाई बाय 3 मतलब 60। जनरली इन दो में कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा, ठीक है, और गलती कर देते हैं फिर। चलो, तो ये तो अपना पूरा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े अब हम। यस इसके बाद हम आते हैं, अब ये तो बेसिक हो गया, अब अपन ग्राफ स्टार्ट करते हैं। पहले, सबसे पहला, y इक्वल टू साइन x, साइन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं अब वो है ट्राइगोनो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो थे ना अपने, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये हमने दो देख चुके थे अगर तुम्हें याद हो तो। अब अपने पास आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक और टाइप ऑफ फंक्शंस है जिसको हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं, पूरा एक चैप्टर है अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से, ठीक है। मतलब ये भी फंक्शन ही है, इसका भी कुछ डोमेन होगा, इसका भी कुछ रेंज होगा, सब कुछ होगा जो तुम्हें याद रखने हैं। जितना मैं आज लिखाऊंगा, आज के आज रात तक याद कर लेना, खत्म करना, ठीक है। वेट मत करना कि हम आगे पढ़ेंगे, पहले सर बहुत कुछ पढ़ा दे फिर पढ़ेंगे अपन छुट्टी वाले दिन, बेटा ऐसा करोगे तो गया उद्धार हो गया तुम्हारा, तो कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है। चलो, तो पहला फंक्शन अपन पढ़ते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। एक फंक्शन की तरह देखना है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो अपन क्या मानेंगे x को, x रेडियन, क्या मानेंगे बोलो, रेडियन। चलो, डोमेन की बात करेंगे अपन सबसे पहले इसकी, और रेंज की बात करेंगे, ठीक है। डोमेन ये याद रखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। डोमेन को अपन df भी लिखते हैं, रेंज को अपन rf भी लिखते हैं, रेंज ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन होता है sin x का ऑल रियल वैल्यूज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और जो रेंज होता है वो होता है -1 टू 1, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल, क्या ये याद हो सकता है सबको? हाँ सर। यस सर सभी को याद हो जाएगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ sin x, ठीक है। ये अपना पॉइंट नंबर 1 था जिसमें हमने डोमेन और रेंज देखा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है। अभी ग्राफ से तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तुम बस इसकी प्रॉपर्टीज याद करते जाओ। साइन ऑफ -x क्या होता है बोलो, माइनस साइन x होता है। क्या होता है बोलो, माइनस साइन मतलब अगर एंगल नेगेटिव है तो वो बाहर निकल जाएगी माइनस,
जैसे मैंने पूछा तुमसे साइन ऑफ -30°, तो डरने की जरूरत नहीं है, उसको लिख दो -sin30°। ठीक है, मतलब इसको अपन बोल देंगे -1/2। अब 30° ना बोलते हुए मैं π/6 भी लिख सकता था यहाँ पे। ठीक है, चल, इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टी समझ में आ Yes, गई? sir. ठीक है, तुम्हें पता है इस टाइप की प्रॉपर्टी वाले फंक्शंस को पता है क्या कहते हैं? नेक्स्ट ईयर तुम पढ़ोगे, पर अभी मैं बता देता हूँ। इस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं, जिसमें माइनस ऐसे बाहर निकल जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ऑड फंक्शंस। क्या बोलते हैं बोलो? Odd functions. ठीक है, ऑड फंक्शन का मतलब क्या है? जब कभी भी f के अंदर -x हो, मतलब x की जगह -x रखता हूं मैं, तो वो माइनस टाइम्स ऑफ fx के बराबर आ जाए, और f of x प्लस f of -x किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। अगर इस टाइप की तुम्हें किसी भी फंक्शन में दिखाई देती है चीज, तो अपन उसको क्या कहेंगे बोलो? ऑड। Odd function. जैसे और एग्जांपल बताऊं? एग्जांपल वाइज देखे जहां ऐसा होता है y = x, यहाँ भी बोल सकता हूँ मैं f of x f of -x, देखो ऐड करके 0 आ रहा है। और बताऊं x3, क्या x3 भी ऑड फंक्शन है? बिल्कुल है। Yes. sin x तो Yes, नहीं sir. सही, अभी अपन ने देखा, अभी आगे और भी मैं बताऊंगा। तो इनको क्या कहते हैं अपन बोलो? क्या कहते हैं इन टाइप के फंक्शन Odd को जिसमें function. माइनस बाहर आ Odd जाता है? function. अब ऑड फंक्शन मतलब क्यों बताया सर आपने ये? क्योंकि ऑड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑड फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ, ऑड फंक्शंस के जो ग्राफ बनेंगे, जैसे कि sin x का जो ग्राफ होगा, y = x का जो ग्राफ होता है, y = x³ का जो ग्राफ होता है, ऐसे और भी बहुत सारे ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। उनके जो ग्राफ होते हैं ना, वो ग्राफ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब पता है? सिमेट्रिकली होगा पूरा। Yes, sir. बीच में Yes, sir. line खींचा। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। क्या होता है बोलो? सिमेट्रिकल अबाउट Symmetrical about origin. ओरिजिन। अब इसका क्या मतलब है, अब मैं तुम्हें ग्राफ बताने वाला हूँ, अब तो ये प्रॉपर्टी Sir. तुम्हें समझ में आने वाली है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, वो अब अपन sin x के ग्राफ से क्लियर करेंगे, और जितनी भी प्रॉपर्टीज और बाकी है वो अपन आफ्टर ग्राफ देखेंगे। तो अब हम बनाने वाले हैं sin x का, बोलो क्या? Graph. Graph. अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी ये देखी, दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी, तीसरी प्रॉपर्टी ये देखी कि वो एक ऑड फंक्शन है, मतलब इसी का ही। दूसरी प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे, ये सेकंड प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से। ठीक है, और ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा जो ग्राफ होगा। क्या मतलब है इसका, वो अभी तुम्हें क्लियर होने वाला है। तो बनाते हैं अब अपन ग्राफ। सर 1 मिनट ऊपर कर सकते हो, रेंज में कंफर्म करना ओपन है या क्लोज। खुद दिमाग लगाओ, मैं ओके नहीं बताऊंगा। sin 91 होता है ना हाँ 1, सर, वही तो क्लोज होगा कि ओपन? sin x में 1 पे क्लोज क्लोज होगा। क्लोज। अच्छा, ये ऐसे साइनोसाइडल वेव बनानी है, ठीक है सभी को, और ये चलते जाएगी, ये कहीं पे भी रुकेगी नहीं, एंड सो ऑन। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो हर पॉइंट पे Are तुम्हें कुछ ना all कुछ real आउटपुट values. मिलेगा। बिल्कुल, हर इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके, हर इनपुट पे। डोमेन क्योंकि आर है, तो ऐसा कब तक जाएगा ये ग्राफ? चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, अब देखो कैसे, क्या याद रखना है, क्या इनपुट से, ध्यान से समझना आप सब। ठीक है, ये मेरा y = sin x है, और इस तरफ अपना क्या चल रहा है? x है। मुझे बताओ sin 0 कितना होता है? चलो कुछ कुछ वैल्यूज बताते जाना मुझे। sin 0 कितना होता है? 0 तो 0 पे ग्राफ की वैल्यू कितनी होगी? 0 ही। जीरो ही होगी। अब उसके बाद अपन आते हैं sin 30° मतलब π/6 हाफ 1/2 होता है, तो ये वैल्यू बढ़ी, π/6 इधर आएगा। फिर अपन ने और आगे बढ़ाई, 45° कर दी, π/4 1/√2। 1/√2 फिर उसके बाद अपन पहुंच गए π/2 पे, उस पे वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 1 है। रूट, अच्छा π/2 सॉरी 90 डिग्री। बेटा वो π/3 होता है, पढ़ो तो क्या लिख रहा हूँ, रटे रटाए बोलते हो बस। सबको वो टेबल बचपन की याद है कि 1/√2 के बाद √3/2 बोलना है, पता भी नहीं है टीचर पूछ क्या रहा है। तुम्हारे साथ नहीं, हर बार ऐसे ही होता है, रटी हुई है बस कि 0 के बाद हाफ आता है, हाफ के बाद वो आता है, एंगल क्या पूछ रहे कोई मतलब नहीं, ऐसा। ठीक है, तो अब करेक्ट बोलना है, जो भाई पूछा सर वो जाए वो। रेडियन में कंफर्टेबल नहीं है।
तो वही तो बोला, इसलिए याद करो, ये ऊपर पहले रिमेम्बर करके बोल दिया मैंने, मुझे पता है क्या क्या तुम्हारी हाँ प्रॉब्लम। सर, लेकिन आज थोड़ी करा है अभी याद तक। कर लिया बेटा, कर लिया इतनी सी देर में पाई बाय 630 पाई बाय 360। अगर अटेंटिवनेस से पढ़ रहे हो तो बेटा तुरंत याद होता है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना रहता है। पाई बाय 630 पाई बाय 360 4 बार बोली ये चीज है, तो तुरंत क्लिक करना चाहिए, तुरंत। ठीक है, और रेडियन को डिग्री में बदलना तो बहुत इजी है, बस पाई की जगह 180 लिख दो, बस खत्म। सब जगह पाई की जगह 180 या 180 बाय पाई लिख के, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक वैल्यू से जो हमें पता है। तो बताओ क्या वैल्यू बढ़ रही है, पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, बढ़ रही है। 0, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या वैल्यू बढ़ी है? डेफिनेटली हाँ बढ़ी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप पे कितनी वैल्यू गई? 1 गई। और हमें रेंज पता है कितनी है, बताओ रेंज कितनी है? -1। -1 से 1। इसके आगे और जाएगा क्या ग्राफ ऊपर? नहीं नहीं। जा सकता। नो सर। तो ये अपना टॉप आ गया, और टॉप मतलब किस में मिला? पाई बाय 2, जिसको अपन बोलते हैं 90 डिग्री। और उसके बीच में सभी पे वैल्यूज क्या हो रही थी? बढ़ते जा रही थी। सभी को समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आया? चलो, अब उसके बाद ना, अब 90 डिग्री के बाद अपन किधर जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। ये मेरा 0 होता है, ध्यान से देखना, ये मेरा 90 डिग्री होता है, ये मेरा 180 डिग्री। ये पता है साइक्लिक सिस्टम पढ़ा है? ये 270 डिग्री, सर पढ़ा है। ये 360 डिग्री होता है। ये पूरा कवर अप हो गया। अभी तक अपन 0 से 90 डिग्री तक पहुंचे हैं। ग्राफ के थ्रू देखना, ये सर्कुलर सिस्टम में बता रहा हूं मैं, इससे चीजें और क्लियर हो जाएगी। अब अपन कहां पे जाएंगे बोलो? सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें पॉजिटिव होते हैं ना सब? यस सर। फिर जैसे ही अपन यस सर 90 यस। डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जाएंगे, अर्थात पाई बाय 2 से पाई तक के बीच में जाएंगे, इसको बोलते हैं 3 पाई बाय 2। वो मैंने 270 डिग्री वाला नहीं लिखवाया ऊपर। 270 डिग्री मतलब 90 का 3 गुना, 3 पाई बाय 2। ये भी याद रख लेना, ठीक है? रिवर्स में भी, दोनों तरीके से। चल, तो ये हमें समझ में आ गया। और 360 मतलब कितना हो जाता है? 2 पाई हो जाता है, 180 का डबल, पाई का डबल, ऐसे चलता जाएगा। तो 90 टू 180 में तुम्हें पता है कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती है? साइन एंड कॉसेक। साइन एंड सबको कॉस। पता है क्या? हाँ सर यस। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कौन पॉजिटिव होता है? टेन कॉस। टेन एंड कॉट। कॉट पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस एंड सेक। कॉस एंड सेक। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ये याद हो जाएगा। तो देखो सर? बहुत कुछ तुम्हें, हाँ बेटा बोलो। सर 270 डिग्री के 3 पाई बाय 4 नहीं होगा? बेटा 3 पाई बाय 2 90 का 3 गुना होता है ना? 270 90 यस का सर। 3 गुना होता है ना, तो पाई बाय 2 का 3 गुना 3 पाई बाय 2 होगा। 3 पाई बाय 4 किसको बोलोगे? तो 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4 का 3 गुना है, तो 3 पाई बाय 4 बेसिकली 135 डिग्री यस होगा। सर। 135 डिग्री। ठीक है, मेरे को तो वैसे याद रहता है, बेसिक याद कर लिया तो उसका 3 गुना 4 गुना होता, तो फटाफट अपना मतलब थोड़ी बहुत मैथ्स आना चाहिए फोर्थ फिफ्थ क्लास का, तो तुरंत कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ये हमें ये पता है हमें सर्कुलर सिस्टम, सबको नहीं पता है तो अब याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है? सबका घर है। घर बोलने का मतलब है सबके सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और कॉस साइन और पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ट्रिगो फंक्शन नेगेटिव होते हैं। थर्ड किसका घर है? टेन और कॉट का। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस और सेक का। पर अब ये चलता जाएगा देखना। और हाँ एक और चीज, मेरी डायरेक्शन क्या है एरो की बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। मैं शायद मैंने ये बताया कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज को अपन एंगल को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं होता है। इसमें, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज को negative। अगर तुम्हें क्लॉकवाइज दे दिया या नेगेटिव एंगल दे दिया तो डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा, हमें फिर इधर से जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ जाएगा। अगर -90 डिग्री बोल दिया तो ओरिजिन से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे 270 वाला कॉन्सेप्ट ही है ना। बस वो स्लोप के समय मैंने बताया था कि मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल ट्रीट करते हैं। चलो, तो ऐसे चलता जाएगा। फिर 360 के बाद फिर से 90 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 360 + 90 450।
450 450 होगा ना? 450 तो ऐसे चलता जाएगा, Yes, sir. ये रिपीट करता जाएगा, ऐसा घूमता जाएगा। अब अपन इधर आते हैं ग्राफ में, देखो तो पाई बाय 2 तक अपन ऊपर चले। अब वैल्यू फिर से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए पाई बाय 2 90 डिग्री के बाद, तो साइन पॉजिटिव ही होगा ना। देखो ग्राफ में भी स्पेसिफाई हो रहा है कि साइन पॉजिटिव ही है, पर अब ग्राफ की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। क्यों बढ़ सकती है क्या वो? 1 के ऊपर No, जा sir. सकता No, sir. रेंज हमें पता है, ग्राफ घटेगी। कब तक घटेगी? ये इक्वल प्रोपोर्शनल में चल रही है, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया। तो पाई बाय 2 तक स्टॉप पे गया, तो पाई बाय 2 से पाई में एकदम नीचे लीस्ट आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, पर अब वैल्यू घटेगी क्योंकि टॉप उसका एक्सट्रीम मोस्ट 1 ही हो सकता है मैक्सिमम। ऊपर गया फिर नीचे गया, यहां तक पहुंच गए। अब किस क्वाड्रेंट में जाएगा 180 डिग्री के बाद? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। को थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव। तो देखो अब नेगेटिव चलेगा, तो जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही मैक्सिमम वो नेगेटिव हो सकता है, दैट इज -1। उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और सिमेट्रिकली है। तो फिर पाई बाय 2 आगे बढ़ा दो, तो पाई में आगे पाई बाय 2 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, 3 पाई। मतलब उसको अपन 270 डिग्री भी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़े, कहां तक बढ़े? यहां तक बढ़े, तो वो कितना हो जाएगा? 2 पाई, मतलब 60. ठीक है। पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, यहाँ तक पहुंच गया वापस। Yes, sir. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कैसा बनेगा ग्राफ? सेम कॉपी पेस्ट करो बस। तो इस प्रॉपर्टी को कुछ कहते हैं, किसी एक इंटरवल के बाद रिपीट होना हो ग्राफ तो? पीरियोडिक फंक्शन अपन बोलते हैं। बिल्कुल सेम आगे बढ़ता चला जाएगा, 2 पाई के बाद 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, फिर एक और कर दोगे तो 3 पाई एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जाएगा। सर आप ग्राफ वापस समझा सकते हो? क्या समझाना है बेटा? मैं भी सर 15 मिनट से ग्राफ वही में बता रहा आपने था अभी जो समझा है वो। बेटा। मैं अभी क्या समझाऊं मैं? अब मैंने तो पूरा अभी आधे घंटे से वही अभी बता रहा हूँ। कहाँ थे तुम? चलो फिर से सर सुनो। अब साइन 0 0 होता है, फिर पूरा समझो अब वापस। नहीं, पूरा नहीं सर, पूरा नहीं, जो अभी आप समझा रहे थे ना अभी का बीच देख में वो। देखो पहले वैल्यू बढ़ी ना पाई बाय 2 90 डिग्री तक, 1 हाँ होता है ना साइन 90। उसके हाँ बाद हाँ अपन 90 डिग्री से 180 में जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। अब 1 से ऊपर तो मैं जा नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि साइन हाँ एक्स की रेंज अपन ने अभी डिसाइड कर ली थी। ये फंक्शन हाँ की डोमेन रेंज हमने डिसाइड करी हुई है -1 हाँ to 1। तो 1 के बाद अब घटेगा, तो जैसा हाँ ऊपर गया ना वैसे ही नीचे जाएगा, सेम टू सेम, हाँ ताकि 0 पे जो वैल्यू थी वही पाई पे वापस आ जाएगी। अब अपन हाँ 180 तक चल गए। अब 180 से 360, मतलब 180 टू 270 में जाऊंगा पहले, और 270 से 360, तो दोनों थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो देखो नेगेटिव हो गया। और 270 हाँ में कितना? जैसा 0 से 90 तक गया उतना ही 180 से 90 तक और आगे बढ़ूंगा, तो वैल्यू -1 हो जाएगी। ओके उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, क्योंकि रेंज हमारी -1 to 1 थी। फिर वैल्यू बढ़ेगी कब तक? 2 पाई तक। कॉपी पेस्ट लग रहा है? जैसा यहाँ ऊपर है वैसे यहाँ नीचे है, तुम ऐसे समझ लो। हाँ जैसा पॉजिटिव 0 से 180 में पॉजिटिव वैल्यू मिली ना, वैसे ही 180 to 360 में नेगेटिव बनेगी, पूरी सेम लो। जैसा ऊपर हाँ का सर था वैसे ही नीचे। और 2 पाई के बाद क्या होगा? फिर से सेम, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ, फिर से सेम चलता जाएगा। तो वही फिर 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई एंड सो ऑन। ओके सर। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, और ये नीचे हाँ तक। सर। ये हो हाँ गया। अब समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो रेंज कितनी दिख रही है बताओ ग्राफ में? बताओ y एक्सिस के थ्रू -1 to 1। 1। ये हो गया। अब पीछे बताओ कैसा जाएगा? सेम पीछे भी वैसे ही जाएगा। अब जब मैं 0 के उधर जाऊंगा तो नेगेटिव एंगल जा रहा हूँ। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है? हमें क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज? माइनस बाहर आ क्लॉकवाइज लेना है। तो 0 से क्लॉकवाइज है। -90 इधर जाएगा, मतलब 270 डिग्री को अपन -90 डिग्री भी बोल सकते हैं। 180 डिग्री को अपन -180 डिग्री भी बोल सकते हैं। 90 डिग्री को अपन -270 डिग्री भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नीचे से घूमना है, तो इधर भी वैसे ही क्लियर है। देखो 0 से -90, -90 से -180, वैल्यू क्या हो रही है? फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। देखो नेगेटिव, ये बन गया। ऐसे ही जाएगा बिल्कुल, जैसे 0 से π/2 पीछे जाएगा -π/2 तक, फिर -π/2 से कहां तक जाएगा बोलो? नेक्स्ट हाफ -π तक। सिमेट्रिकली दिख रहा है कैसा जा रहा है? फिर -π से -2π तक होगा, यहाँ आएगा -3π/2। समझ आ रहा है कैसा जा रहा है ग्राफ? बिल्कुल सेम, जैसा ऊपर था यहाँ पे वैसे नीचे से ऊपर जा रहा है।
क्यों? क्योंकि जब तुम 0 से -90 की तरफ जा रहे हो तो मतलब तुमने नेगेटिव एंगल लिया है, मतलब क्लॉकवाइज लिया है, और क्लॉकवाइज के थ्रू बढ़ोगे आगे तो फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट से अपन को निकलना पड़ेगा स्टार्टिंग से, और उनमें साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ नीचे से शुरू हुआ, नेगेटिव वैल्यूज। इज दैट क्लियर टू ऑल? और सेम कॉपी पेस्ट होता जाएगा, फिर -2 पाई वो उधर हो जाएगा -5 पाई बाई 2, फिर ये हो जाएगा -3 पाई, ये हो जाएगा -4 पाई, एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। एनी डाउट एनीवन? यू कैन आस्क। ये अपना ग्राफ बन गया। तो ग्राफ सबको याद हो जाएगा, ग्राफ कैसे बनाना है। अब ये रटे हुए होने चाहिए ग्राफ, कि फटाक से ऐसे साइनोसाइडल वेव बनानी है अपन को। 3 से 4 बार बनाना इन ग्राफ्स को आफ्टर दिस क्लास। आज केमिस्ट्री का नहीं है तो तुम्हारे पास वक्त है इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने का। और क्या करना है फिर तुम्हें, इनको बिना देखे बनाना, मैं फिर कह रहा हूँ, और इन सबको प्लॉट भी करना है एंगल्स को। अगर तुमने ये प्लॉटिंग एंड ऑल बिना देखे बना लिया ना, तो मैक्सिमम बच्चे बस देख के लिखते रहते हो, इसीलिए मार्क्स नहीं आते। मैंने तुम्हें 1000 दफे कहा है, बिना देखे नहीं लिख पाओगे ना तो पेपर में भी नहीं बनेगा। तुम करोड़ों बार रिवाइज कर लो, करोड़ों अरबों बार रिवाइज कर लो, पर अगर एक बार भी बिना देखे नहीं बनाया ना, पेपर में तुम्हें मार्क्स नहीं आएगा। दुनिया उधर से उधर हो जाए पर मार्क्स नहीं आएंगे। मैं तुम्हें हर बार कहता हूँ, एक बार कोई भी चीज को बिना देखे पूरा अच्छे से लिख के देख लो, फिर तुम नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद रिवाइज करो जितनी बार रिवाइज करना है, पर एक बार मिनिमम बिना देखे जरूर करा करो। तो ये हमारा पूरा ग्राफ है, समझ में आया सबको? जिसमें हमने थोड़ा सर्कुलर सिस्टम की भी प्रैक्टिस कर ली थोड़ी बहुत। ये अपना ग्राफ हो गया। तो जरा मुझे बताओ, क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ है? एक बार लॉजिकली देखो। हाँ, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जैसा ओरिजिन के लाइन उस तरफ वैसे ही ग्राफ इस तरफ। ये नीचे की तरफ जा रहा है देखो ग्राफ, तो ये उधर ही ऊपर की तरफ जा रहा है सेम इंटरवल में। जितने इंटरवल में यहाँ ऊपर है ग्राफ, उतने इंटरवल में यहाँ नीचे है ग्राफ। सिमेट्रिकली समझ में आ रहा है? ओरिजिन पे मिरर रखो ऐसे डायगोनली, ऐसे देखो ग्राफ, यस तो तुम्हें पूरा दिखेगा कि देखो ग्राफ वैसे ही बन रहा है। यस समझ में आया सिमेट्रिकली क्यों बोला? और ऐसा क्यों हो रहा हाँ है? सर क्योंकि देखो ना, साइन ऑफ -x को मैंने बोला -sin x होता है, मतलब साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू निकालनी है तो वो -sin π/2 होगी, मतलब वो -1 होगी। मतलब जो π/2 पे 1 है वही -π/2 पे कितनी होनी चाहिए? माइनस। माइनस इन टाइप के ग्राफ्स को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, दैट इज ऑड फंक्शन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये एक ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि f ऑफ -x माइनस fx के बराबर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि साइन ऑफ -x माइनस sin x के बराबर होता है। तुम देख लो, हमने प्रूव भी कर लिया। साइन ऑफ -π/2 लॉजिकली -1 आना चाहिए, तो देख लो -1 ही आ रहा है, -sin π/2 से भी। तो ये पूरा ग्राफ हो गया। याद कर सकते हो अब ये ग्राफ कैसे बना, वो मैंने सब बता दिया। डोमेन R है और रेंज मेरा -1 to 1 के बीच में है। कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ sin x? यस मुझे बताओ, ये जो y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है -π/2 सर से π/2, ध्यान से इंक्रीजिंग वैल्यू है। बढ़ रही है। इंक्रीजिंग जैसे हाँ जैसे तुमने इनपुट बढ़ाया, वैल्यू -1 से 1 तक गई है, तो इस इंटरवल में ग्राफ को क्या बोलेंगे हम? इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा। अब जैसे तुमसे मैं पूछूं, साइन π/2 है ना, साइन 1 डिग्री बड़ा होगा कि साइन 2 डिग्री बड़ा होगा? ये -90 डिग्री, साइन 2 साइन 2 डिग्री। डिग्री बड़ा हो। मुझे वैल्यू नहीं पता 1 डिग्री 2 डिग्री कितना होता है, पर मुझे पता है π/2 मतलब 90 डिग्री। -90 डिग्री से 90 डिग्री में ग्राफ बढ़ता है, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री इसी में ही आएगा, तो sin 2 डिग्री बड़ा होगा। अब बताना नेक्स्ट, sin 1 बड़ा होगा कि sin 3/2 बड़ा होगा? साइन 3/2 बड़ा होगा अब कुछ नहीं दिया है तो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है? ये रेडियन है। क्या है ये बाय रेडियन डिफॉल्ट? रेडियन है, ध्यान रखना। तो अब sin 1 रेडियन कहाँ पे होगा? 3/2। तो पता है π/2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली रेडियन में? 1.57। पता है कैसे? π/2 मतलब कितना हो गया बोलो? 3.14/2 अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो ये कितना हो गया? अपन रेडियन में ही लिखते हैं, पाई 3.14, याद रखना रेडियन में ही होता है वो।
और ये -1.57 हो गया। तो -1.57 से 1.57 में ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया। तो इधर बताओ 1 है और 3/2 मतलब कितना होता है? 1.5। तो इसी इंटरवल के बीच में आ रहा है ना 1 और 1.5। तो ऑब्वियसली ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा। ये हो गया। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो π/2 से 3π/2 में क्या हो रहा है जरा बताओ? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग। नहीं विश्वास होता है तो ग्राफ देख लो एक बार। कहाँ गया अपना ग्राफ? ये रहा। π/2 से 3π/2 ग्राफ है मेरा डिक्रीजिंग। इनपुट जैसे ही बढ़ाया वैल्यू घटते गई। एनी डाउट? ऐसे फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा एंड सो ऑन। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, अलग अलग इंटरवल में कैसे बन रहा है और वो कैसे काम आएगा हमें। ठीक है, अब π/2 मतलब तो हो गया 1.57। सर एक सेकंड रुक जाओ, 3π/2 कितना होता है? 1.57 into कितना हो जाएगा? 4.7 समथिंग। ये हो गया। मतलब रेडियन में बात करें तो इतना हो गया, या उसमें बात करें डिग्री में तो 90 डिग्री से 270 डिग्री तक। ये हो गया। हाँ बेटा बोलो। ये अपनी सर क्लोज नहीं आएगा सारे में? क्लोज लगाना है तो क्लोज लगा लो, ओपन लगाना है तो ओपन लगा लो। क्लोज लगाओगे तो उस पॉइंट तक। अरे ओपन में लगाओगे क्लोज में बात तो एक ही ना। इस पॉइंट को मैंने इंक्लूड नहीं करा तब भी है तो इंक्रीजिंग ना। लगाना है तो लगा लो, क्लोज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज हो या ओपन। ओके ओके। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया ऑड फंक्शन, थर्ड में अपन देख लिया प्रॉपर्टी में ग्राफ, चौथी प्रॉपर्टी क्या हो गई? किस में इंक्रीजिंग किस में डिक्रीजिंग, और इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पांचवी प्रॉपर्टी आती है जो हमने ग्राफ से ऑलरेडी देख ली, और वो है ग्राफ से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब याद हो जाएगी, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ आता है तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? बिल्कुल है। जिसका एफपी कितना है बोलो? फंडामेंटल पीरियड कितने इंटरवल के बाद रिपीट हुई? मिनिमम 2 देखो ग्राफ को, किस इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है पूरी वैल्यू? ग्राफ पूरा 0 से 2π तक जब तुम पहुंचे 2π के बाद सेम रिपीट हो रहा है। तुम कहीं से भी ले लो, -π से स्टार्ट करोगे तो π तक बनाना पड़ेगा तुम्हें, तो अब भी इंटरवल लेंथ मेरी 2π की बन रही है। तुम कहीं से भी शुरू करो, -2π से 0 तक जाओगे तो उसके बाद रिपीट हो रहा है, तो लेंथ कितनी बनी? 2π। तो मिनिमम इंटरवल कितना है जिसके बाद वैल्यू रिपीट करेगी? 2π के बाद। मतलब 4π 6π सब पे वैल्यू रिपीट कर जाएगी ना फिर, हर 2π के बाद रिपीट कर रही है। तो मिनिमम इंटरवल कितना हुआ बोलो जिसके बाद वैल्यू रिपीट करी? 2π। ये हमने फर्स्ट टाइम कब पढ़ा था? पीरियोडिक फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड, फ्रैक्शनल फंक्शन। मैंने तुम्हें कहा भी था बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन के। और ये कैसे काम आता है? बहुत इजी है। अगर तुमने ग्राफ 0 से 2π बना लिया तो उसके बाद तो कॉपी पेस्ट ही करना है ना इस प्रॉपर्टी के बाद, तो देख लो पीछे भी वैसे ही जाएगा, बिल्कुल सेम। रिपीट करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, बस ये हो गया। सर फंडामेंटल के बाद क्या लिखा है आपने? फंडामेंटल पीरियड, ओके। एफपी जो ऊपर लिखा है शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया। प्राइस पे लग रहा था इसलिए। तुम्हें कुछ भी लगे पर वहां पे मैंने जो बताया वो इतनी अक्कल होनी चाहिए कि पी वो का तो मतलब था नहीं, मतलब वो लग ऐसा रहा। आगे बढ़े। पीरियोडिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यस सर। चल, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, ग्राफ हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, डोमेन रेंज हो गया। अब कोई और प्रॉपर्टी बची है तो बेटा अभी और भी बाकी है। ध्यान से इस ग्राफ को देखो, ये वाला sin x का डोमेन तो r है, तो कौन कौन से इनपुट में 0 हो रहा है ये आइडेंटिफाई कर सकते हो? sin x कब कब 0 हो रहा है? n पाई है, n 2 के बिलोंग टू मल्टीपल z। 2π n पाई 2π। देख 0 पे sin की वैल्यू कितनी है? 0 है। पाई पे भी sin की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 2π पे भी 0, 3π पे भी 0, -π पे भी 0, -2π पे भी 0, -3π पे भी 0। तो ये जो पैटर्न बना उसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि अगर sin x इक्वल टू 0 है तो x मेरा 0, पाई, 2π, 3π, -π, -2π, -3π, -4π,
प्लस 4 पाई ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या अपन डायरेक्ट इसको जनरलाइज लिख सकते हैं कि जब भी Yes, x sir. मेरा n पाई or होगा n या integer k is पाई, n belongs to कुछ z. भी बोल सकते हो। अगर n में लिख रहा हूँ या k, जो भी तुम लोगे उसको बस इंटीजर लिखना है, वेर n इज इंटीजर। क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि sin x 0 कब हाँ. होगा? n पाई पे होगा। मतलब अब तुमसे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, नेक्स्ट क्लास में पूछने वाला हूँ, sin 230 पाई की वैल्यू बताओ। 0. 0, 0. क्योंकि 230 इज एन इंटीजर। sin 1000 पाई की वैल्यू बताओ। 0. 0. 0। sin 50 पाई की वैल्यू बताओ। 0. तो क्या इनको रटने की जरूरत है क्या? बस ये याद कर लो साइन कब 0 होता है। और ये पैटर्न वाइज हमने ढूंढा, जो ऊपर अपन ने ग्राफ में देखा उसमें पैटर्न बन रहा था, तो उसको हमने जनरलाइज कर दिया। इसी को ऐसा भी बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस करके। क्या लिखते हैं हम? नंबर ऑफ जीरोस Zeros. ऑफ साइन एक्स। बचपन में करा था ना ऐसे, रूट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरोस बताओ इस इक्वेशन के, मतलब वही रूट्स की बात कर रहे हैं। Yes, sir. या ऐसा भी लिख सकते हैं where sin x vanishes। ये वर्ड भी बहुत जेई यूज करती है। vanishes का मतलब क्या है? वो वैल्यू कब गायब हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये दो टर्मिनोलॉजी यूज हो चुकी है ऑलरेडी आईआईटी जेई में, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ sin x या where sin x vanishes। या कोई भी टर्म वैनिश का मतलब क्या होता है? जब वो टर्म जीरो हो रही हो। तो वैनिश का मतलब, डरोगे तो नहीं ना आगे जाके? वैनिश का मतलब क्या होता है? वैनिशेस का मतलब 0. वैल्यू जीरो। ठीक है, और ये Value अपन 0. एग्जांपल के वाइज यहाँ पे हमने देख लिया sin x कब जीरो होता है। तो ऐसे ही अगर अपन ग्राफ को देखें तो और भी चीजें डिकोड हो रही है। sin x की वैल्यू 1 कब कब हुई? sin x की वैल्यू 1 कब कब हुई? पाई बाई 2 पे 1 हुई, और 5 पाई बाई 2 पे 1 हुई, -3 पाई बाई 2 और पे 1 हुई। तो अगर अपन इसको जनरलाइज करने की N कोशिश pi by करते 2. हैं, नहीं बेटा चुप रहो 2 मिनट, वो मत तो बोलो 5 गलत pi होगा. गलत, मत बोलो गलत। जब बोल रहा हूँ पूछा नहीं है मैंने, मत बोलो गलत, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। sin x की वैल्यू 1 कब कब हो रही है? तो हमने ग्राफ के थ्रू देखा, एक पाई बाई 2 पे आया, देख लो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। फिर उसके बाद किस पे आया? 5 पाई बाई 2 पे आया, 360 प्लस 90। ठीक है, तो 5 पाई बाई 2 पे आया, पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2 पे आया। सिमिलरली -3 पाई बाई 2 पे आया है, देख लो -3 पाई बाई 2 पे आया है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक वैल्यू आएगी और इधर भी आगे बढ़ेगी, 3 पाई प्लस 7 पाई बाई 2 पे भी आएगी। नहीं, 5 पाई बाई 2 पे आया ना, वो 4 पाई प्लस 9 पाई बाई 2 पे आएगी, 9 पाई बाई 2 पे आएगी। तो अगर तुम पॉजिटिव में देखोगे ना, तो कैसे इंटरवल बढ़ रहा है? पाई, 5 पाई, 9 पाई, और पाई से इधर नेगेटिव में जा रहे हो तो -3 पाई। क्या 4 का गैप आ रहा है? 4 का Yes, sir. गैप। 2n तो minus अगर 1. तुम इसको जनरलाइज कर दोगे अब अगर, तो हम बोल सकते 4n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। तुम रख के भी देख सकते हो, where n is what? इंटीजर। इंटीजर. जब n 0 होगा तो वैल्यू x की कितनी हो जाएगी? पाई बाई 2। जब Bye n bye. मेरा -1 होगा तो -3 पाई बाई 2। जब n मेरा 1 होगा तो 5 पाई बाई 2। बना कि नहीं बना? तो ये हाँ. मेरा Yes, जनरलाइज sir. हो गया। sin x कब कब 1 होता है? पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट तो होगी वैल्यू, ईच एंड एवरी वैल्यू गेट रिपीटेड। तो इसको तुम लॉजिकली ऐसे भी बोल सकते थे डायरेक्ट, जब पाई के बाद 2 पाई के बाद रिपीट होता है तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 नहीं लिख सकता था डायरेक्ट ही? बिल्कुल लिख सकता था, तुम रख के भी देख लो। ये भी तो वही है बेटा, एलसीएम लिया है मैंने बस ऊपर वाले में। अरे इसका एलसीएम लो, यही आएगा ऊपर वाला। तो दोनों में हाँ से सर. कुछ भी लिख सकते हो। 4n प्लस 1 पाई टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 जनरलाइज्ड है। और भी अलग अलग वे में तुम जनरलाइज कर सकते हो, बट जो अभी हमें दिखा वो हमने अपने अकॉर्डिंग जनरलाइज करा, पैटर्न वाइज ढूंढते हुए। पैटर्न इन वैल्यूज को जनरलाइज करना होता। तो अब जब भी तुमसे पूछा जाए sin x का 1 होगा तो तुम जवाब दे सकते हो Yes. यस सर. तो सिमिलरली जब sin x 1 तुमने सोच लिया तो sin x -1 कब होगा? अब ये सोच लो, sin x की वैल्यू -1 कब होगी? 4n minus pi by 2 पे pi by 2. 4n -1 टाइम्स ऑफ पाई 1 into pi by. या 2n पाई माइनस पाई बाई 2, दोनों लिख सकते हो। और n बिलोंग्स टू z। सर ये कैसे आया? देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो,
sin x की वैल्यू -1। पैटर्न ढूंढो, एक आ रहा है -π/2 पे, एक आ रहा है 3π/2 पे, एक आ रहा है -5π/2 पे, -π/2, 3π/2, -π/2, 3π/2, -5π/2 और 7π/2 भी आ रहा है ना? हाँ 7π/2 भी आएगा। हाँ। तो इधर भी 4 का डिफरेंस है, पर -π/2 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 4n-1 बनेगी जनरल टर्म। जनरल टर्म तो सोच सकते हो ना, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। एनी डाउट, एनीवन, यू No, कैन sir. आस्क। ठीक है, ये मेरी फॉर्म बन गया है मेरा। ठीक है, तो याद कर सकते हो कब sin x -1 होता है, कब sin x 1 होता है, हाँ सर, कर सकते हैं। और sin x कब 0 होता है। ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सर अब कैसे पता कैसे करेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो देखो मैंने ऐसा पूछा, sin 331π/2, अब ये वैल्यू कितनी होगी 331π/2? तो अब ध्यान से सुनो, 4n-1 का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ। k/2 अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना लॉजिकली, वन होने वाली है। और अगर रिमाइंडर -1 बोलो या 3 बोलो, बात एक ही होती है, 3 आता है रिमाइंडर, तो sin x की वैल्यू कितनी होने वाली है? -1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब कोई कोई बुक वाले इसको ऐसा भी लिखते हैं, एक सेकंड रुक जाना, 2n π प्लस 3π/2 भी लिख देते, क्योंकि 3π/2 पे है ना, ये भी सही है। बस यहाँ पे n की वैल्यू बदल जाएगी। अब n तो कोई भी इंटीजर है ना, n की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो अब दूसरी वैल्यू भी तुम्हें मिल सकती है, तो ये भी लिख देते हैं। ओवरऑल सब वैल्यू सेम आएगी। तो जरा आप इस क्वेश्चन में बताओ k कितना है? 330। सर आंसर -1 तो आएगा। 331 को अगर अपन 4 से डिवाइड करते तो कितना आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर -1 रिमाइंडर आएगा ना 3 3। यस या सर। -1, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1। -1। तो इसकी वैल्यू -1 होगी। समझ में आया लॉजिकली? एक और क्वेश्चन दूं, एक और देता हूं। हाँ। साइन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 9 π/2 ये दे दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी लॉजिकली? हमने अभी ऊपर पैटर्न बना लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर पैटर्न ढूंढ लिया कि कब क्या क्या वैल्यू होगी। और क्वेश्चन ऐसे होंगे, एग्जांपल -1 होगा। सर इसकी -1 वैल्यू आएगा। देखें तो तुम्हें पता है 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? पता है तुम्हें? 4 यस की सर, लास्ट 2 डिविजिबिलिटी डिजिट लास्ट 2 डिजिट प्लस should 4 be का divisible मल्टीपल by। होना चाहिए। तो उसी तरीके से तुम रिमाइंडर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो बेटा। पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तुम इस पूरे पार्ट में से सिर्फ किसको डिवाइड करोगे? लास्ट 79। लास्ट 2 डिजिट्स को। याद रखना ये लॉजिक, रिमाइंडर तब भी सेम ही आएगा जो पूरे को डिवाइड करके आएगा टू फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, याद रखना। जरूरी नहीं कि पूरे नंबर को लेके ही तुम्हें करना है, जो डिविजिबिलिटी के लिए टेक्निक होती है ना वो रिमाइंडर के लिए भी यूज कर सकते हो। तो 79 को जब अपन 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है -1 बोलो, अगर तुम 80 बोलोगे तो 80 के पीछे -1 बोलो या 3 बोलो, हाँ। बात एक ही है। तो रिमाइंडर -1 बोलो या 3 बोलो, बात एक ही है। तो अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो क्या बताया मैंने लॉजिक? -1 होगा। -1 वैल्यू होगी। और मान लो अगर रिमाइंडर 1 आ जाता तो क्या बोलते हैं? 1 हो जाता +1। यहाँ। तो ये लॉजिक समझ में, ऊपर में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, डायरेक्ट n इंटीजर हो n पाई डायरेक्ट, पर 1 और -1 और उस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये हो गया। ठीक है, तो ये अपनी sin x की प्रॉपर्टीज हो गई टोटल 8। एक और प्रॉपर्टी है, एक और आखिरी प्रॉपर्टी, sin x की वैल्यू x के बराबर कब कब हो सकती है, मतलब वो जो इनपुट है वही आउटपुट के बराबर हो जाए। एक तो तुम्हें ही पता है x = 0, 0 = 0 मिल रहा है, तो एक सॉल्यूशन तो ये मिल गया ना। हाँ।
ठीक है, और यहाँ पे sin x इक्वल टू when sin x is equal to x, वन सॉल्यूशन ओनली, सिर्फ एक ही होता है इसमें और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना, तुम वैल्यू रख रख के भी चेक कर सकते हो। sin x का ग्राफ कैसा था? ऐसा था ना ग्राफ? हाँ ये हो गया। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी ना fx और gx वाली कॉन्सेप्ट, fx का ग्राफ बनाएंगे, gx का ग्राफ बनाएंगे, और जितने कट उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे याद रखना, अब y इक्वल टू x की लाइन खींचनी है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है सर इसको नीचे से भी तो कट कर सकता हूँ, बट एक्चुअल जो लाइन बनती है वो ये बनती है। स्लोप दिस इज द एक्चुअल लाइन y इक्वल टू x, याद रखना। तुम वैल्यू रख रख के भी देख सकते हो, ऐसी जाती जाएगी। 0 पे तो वैल्यू 0 है, तुम एक वैल्यू भी रख के देख सकते हो, जैसे कि पाई बाय 2 रख के देख लो। पाई बाय 2 पे ये तो पाई बाय 2 बन जाएगा। एट पाई बाय 2 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब कितना होता है? 3.14 अपॉन में 2, 1.57। बस साइन पाई बाय 2 तो कितना होता है? 1 होता है। तो एक वैल्यू 1 है और एक 1.57 है, तो अपने आप ही समझ में आ रहा है ना कि वो लाइन ऊपर रहती है, हमेशा ऊपर रहती है। तुम कोई सी भी देख लो, साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 पे वैल्यू पता है कितनी होती है? वैल्यू √3/2, √3/2, ठीक है। पर साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 पता है √3/2 से बड़ा होता है, डू यू नो? नहीं पता है तो याद रखना, पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन √3/2। रख के देख लो, 3.1। हाँ सर, ये 1 समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग। वो तुम देख लेना, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही रफली बताया हुआ है। 3.14 अपॉन में 3 और ये 1.732 अपॉन में 2, तो तुम देख सकते हो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये तो कितना है? 0.8 समथिंग आ रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमेशा x क्या होता है? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, therefore in general for x greater than 0, अगर x 0 से बड़ा रखूंगा मैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं that sin x is always less than x। बोलो, अगर x को मैं 0 से बड़ा रखूंगा तो x बड़ा होगा ना हमेशा, वो हमेशा ऊपर रहेगी लाइन y इक्वल टू x की। कैन वी से लाइक दिस, यस और नो? यस सर। sin x हमेशा छोटा होता है, याद रखना, और दोनों बराबर कब होते हैं? एट x इक्वल टू 0, ठीक है। वही पीछे जाऊंगा मैं तो क्या होगा? वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, sin x बड़ा हो जाएगा, जैसा ऊपर था वैसे नीचे उल्टा हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। sin x बड़ा होता है कि x बड़ा होता है? अगर x ग्रेटर देन 0 में बात करूं, x बड़ा, x बड़ा, ठीक है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि sin 2 रेडियन बड़ा होता है कि 2 रेडियन, ऑब्वियसली 2 रेडियन बड़ा होता है। और वो तो दिख भी रहा है, sin 2 की वैल्यू तो जो भी होगी -1 to 1 के बीच में ही होगी, पर ये तो 2 है ना, हाँ वो तो वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, जिससे अपन ये भी बोल सकते हैं पाई बाय 3 बड़ा होगा कि √3/2 बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है दैट पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन साइन पाई बाय 3। तो अपन हर जगह लगा सकते हैं ये फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, और भी प्रॉपर्टीज है बट अभी अपन वो लास्ट में देखेंगे अलग अलग। sin x का ग्राफ सबको क्लियर हुआ? ये सभी को 9 प्रॉपर्टीज याद हो सकती है, सभी 9 प्रॉपर्टीज? Yes. क्या थी पहली प्रॉपर्टी, जरा बताओ? डोमेन और रेंज। क्या होता है डोमेन? R। All real values. रेंज क्या होता है? -1. साइन ऑफ -x क्या होता है? Minus sin x. ठीक है। उसके बाद ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, फिर ये ग्राफ हो गया, और जैसे ही ग्राफ बना ये सर्कुलर सिस्टम याद रखना है सबको। Yes. डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, वो तुम ग्राफ से देख सकते हो। एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका मिनिमम इंटरवल होगा 2 पाई, 2 पाई के बाद रिपीट होती है ग्राफ की वैल्यूज। अब साइन 0 कब होता है? n पाई पे, ठीक है, कुछ भी रखो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ग्राफ से दिख रहा है। साइन x 1 कब होता है? 4n + 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 या 2n पाई + पाई बाय 2। -1 कब होता है? 4n - 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 या 2n पाई - पाई बाय 2 या 2n पाई + 3 पाई बाय 2। तुम्हें जो लिखना है वो लिख लो, या ऐसा भी लिख सकते हो 4n + 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, सब एक ही है। n की जब अलग अलग वैल्यू रखोगे तो जो फाइनल x की वैल्यूज आएगी वो सबसे सेम ही आएगी, ठीक है।
तो ये कहाँ बेनिफिट मिलेगा, जैसे ऐसी वैल्यूज पूछ ले तुमसे, तो तुम्हें क्या करना है, उस k को हमेशा क्या करना है, 4 से डिवाइड करना। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वैल्यू 1, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो वैल्यू -1 होगी। इससे हमें ये पता चल गया। फिर हमने देखा कि sin x इक्वल टू x सिर्फ 0 पे ही होता है, क्योंकि sin x हमेशा छोटा होता है x से, अगर मैं x को 0 से बढ़ाऊं तो। For x greater than 0, sin x is always less than x, x बड़ा होता है। तो ये हमारी सभी प्रॉपर्टीज हो गई। क्या सोचा था कभी कि इतना डिटेल में पढ़ोगे तुम? किताबों में इतना डिटेल में नहीं दिया है जब ग्राफ बताया, बट क्या तुम्हें याद हो गए अब ये सभी पॉइंट्स? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. जितना अभी डिटेल में हमने sin x पढ़ा, अब अपने को इतना टाइम नहीं लगेगा, अब तुम्हें पॉइंट्स पता है। यही 9 पॉइंट्स किस में आएंगे? y इक्वल टू x में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने x ग्रेटर देन 0 sin x लेस देन x के बाद क्या बताया? वो नेटवर्क इशू थे इसलिए कुछ मैंने रिवाइज करवा रहा था सब कुछ। ठीक है, चलो डोमेन बोलो और रेंज। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहाँ पे भी जैसा sin x का होता है ना, वैसे यहाँ पे होगा भी ना, होता है। R और R और -1 to 1 और रेंज होता है -1 to 1, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ये होता है डोमेन और रेंज। याद हो जाएगा सभी बच्चों को cos x का डोमेन और रेंज? Yes, sir. ये हो गए 2 पॉइंट। तो तीसरा क्या था, वहां पे हमने ऑड फंक्शन देखा था। यहाँ पे याद रखना है cos ऑफ -x होता है cos x, माइनस बाहर नहीं आता है। क्या बोला मैंने, cos ऑफ -x क्या होता है? cos x। इन टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शंस। क्या बोलते हैं अपन? इवन फंक्शन का एग्जांपल है, जैसे वो ऑड था ना, तो ये इवन। इवन का मतलब क्या है? अगर f ऑफ -x है तो हमें क्या मिलना चाहिए? fx। सेम ही मिल रहा है, मतलब तुमने x को -x से रिप्लेस करा पर वैल्यू तुम्हें सेम ही मिल गई। जैसे एग्जांपल पता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं? y इक्वल टू mod x को -x रखो तब भी सेम ही आएगा ना? बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो ऐसी cos x भी होता है। मतलब मैं cos x तो ग्राफ से भी देख सकते थे ना। हाँ, अभी बेटा ग्राफ नहीं बताया, अभी ग्राफ बताऊंगा, आऊंगा मैं, वो नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा, तब तुम्हें और चीजें। cos x का ग्राफ नहीं, यूनिट है अभी हाँ जो ऊपर अभी वो बताऊंगा बेटा, वो मैं बताऊंगा, अभी मैंने अभी तक नहीं बताया। cos ऑफ -30 डिग्री, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? cos ऑफ 30 डिग्री के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए वैल्यू। बोलो यस और नो। और दोनों की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या लिखते हैं अपन -30 डिग्री या 30 डिग्री? 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं, याद रखना। तो कोई भी नेगेटिव एंगल पूछे तो वही वैल्यू होगी ना जो पॉजिटिव में आती है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्यों अपन ने अभी पढ़ा? ये 12th में आएगा बेटा डिटेल में, ठीक है? इवन फंक्शन, पर ये ग्राफ बनाने में बहुत आसानी मिल जाती है। इवन फंक्शन, जो भी ग्राफ्स होते हैं ना इवन फंक्शन वाले, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो ग्राफ होते हैं ना वो सिमेट्रिकल। अपने mod x का भी ग्राफ देखा था, अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट क्या होता है? पूरा का पूरा ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, जस्ट कॉपी पेस्ट करा हुआ रहता है, मिरर इमेज रहता है। जैसे कि ये y इक्वल टू mod x याद है, ऐसा होता है। तो क्या y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल है? y इक्वल टू 0 के अबाउट, सॉरी y एक्सिस के अबाउट, क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है mod x का ग्राफ? जैसा इधर वैसा ही इधर, क्योंकि माइनस होगा तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। तो इवन फंक्शन क्यों बोला, ये समझ में आया? क्योंकि ग्राफ हमेशा इसका क्या होता है? सिमेट्रिकल अबाउट y। तो अगर इतना पता है तो क्या अपन अब चौथा पॉइंट ले ले, ग्राफ बना ले cos x का। बना लेते हैं cos x का ग्राफ। क्या होता है cos x का ग्राफ? ऐसा, यहां से ले लेता हूं। ये इक्वल जाता है, वो थोड़ा सा तुम्हें इक्वल नहीं लग रहा होगा, रफ फिगर है, फ्लो में बनता है बेसिकली। ये बन गया मेरा sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ। क्यों ऐसा, क्यों ये 0 पे ऊपर क्यों गया टॉप पे? क्योंकि डोमेन तो R है,
तुम्हें पता होगा cos 0 कितना होता है, 0 डिग्री बोलो या cos 0 बोलो, वो तो 1। फिर तुम्हें पता होगा, अब ये 1 मैक्सिमम हो जाता, तुमने देखा होगा वैल्यू घटती है उसकी, अगर तुमने टेबल याद करी होगी तो। फिर cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos 45 डिग्री मतलब π/4 होता है 1/√2। फिर cos 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, वो होता है 1/2। और फिर cos π/2 0 होता है, cos 90 0 होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वैल्यू घट रही है, तो क्या तुम्हें यहाँ पे घटती हुई वैल्यू दिख रही है? Yes. ये घट रही है, पर कब तक घटेगी? 90 डिग्री पे 0 हो रहा है, तो ये मेरा π/2 है। π/2 मतलब 90 डिग्री। और π/2 मतलब कितना होता है, याद रखना, π/2 मतलब 1.57 है रेडियन में बात करें तो। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ उसके बाद क्या होगा, तो अपना फिर से सर्कुलर सिस्टम आ जाएगा। सर्कुलर सिस्टम में हमने वो सब चीजें देखी हुई है कि 90 डिग्री के बाद cos का क्या हाल होने वाला है। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। 0 से π/2 में तो पॉजिटिव हुआ ना, वही π/2 से पाई एंटी क्लॉकवाइज ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉजिटिव एंगल क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है cos। पता है कि नहीं पता है? फिर यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, और फिर फाइनली कितना हो जाएगा, 3π/2 से 2π तक पॉजिटिव। तो देखो 0 से π/2 तक तो पॉजिटिव रहा, अब π/2 से पाई में क्या होगी, वैल्यू घटेगी। क्यों? माइनस है, नेगेटिव वैल्यूज होगी। तो देखो फिर नीचे ही गया ग्राफ, पर कितना नीचे जाएगा? -1 से ज्यादा नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता -1 से और नीचे? सर उसकी रेंज हाँ, -1 से 1। वेरी गुड, -1 to 1 के बाहर वो नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी, अब ज्यादा -1 ही जा सकता, तो अब वैल्यू बढ़ेगी, पर नेगेटिव में रहेगी ना, पाई से 3π/2, ये मेरा पाई तक गया -1, फिर ये मेरा 3π/2 इक्वली जा रहा है π/2 की गैप, पहले 0 से π/2, फिर π/2 से पाई से 3π/2, अभी भी नेगेटिव है। अब 3π/2 270 डिग्री से 360 डिग्री में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ये देखो पॉजिटिव, और कितना होगा मैक्सिमम, 1 तक जाएगा। तो पैटर्न समझ में आया? Yes. किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट, जवाब दो। ग्राफ समझ में आया सबको, कैसे घुमा ग्राफ, क्यों नीचे तक वैसा गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे उठा। 1 मिनट, हाँ। और फिर उसके बाद तो 2π के बाद फिर सेम प्रोसीजर हो जाएगी, जैसा यहाँ पे दिखा था 0 पे, वैसे 2π के बाद शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर सर मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी बोल रहा था कि हाँ, अगर हम हाँ सही है, मैंने समझ लिया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर समझ लिया था मैंने बेटा, वो मैं अब इसके बाद बोलना चाहूंगा जब पीछे की तरफ जाऊंगा तब। यहाँ पे समझ में आया आगे कैसे बनाया 0 से 2π में? यस सर। ठीक है, 2π के बाद रिपीट हो जाएगा, सेम चलता जाएगा। अब अपन नेगेटिव में जाएंगे, और अगर अब अपन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब अपन एंगल क्लॉकवाइज लेंगे, 0 से -90, पर 0 से -90 में भी पॉजिटिव ही रहेगा ना, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा। तो देख लो पॉजिटिव ही, और वैसी वैल्यू रहेगी जैसे उधर वैल्यू है, जैसा ग्राफ इधर है देखो वैसे ग्राफ इधर भी बन रहा है ना, -90 तक। फिर -90 के बाद नेगेटिव रहेगा, -π पे -1 बनेगा, ये हो गया। फिर -π के बाद ये कितना आ जाएगा, -3π/2, जैसे यहाँ 3π/2 है। फिर यहाँ पे आ जाएगा -2π पे वैल्यू 1। देखो क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है अब ग्राफ? Yes, sir. इसके अबाउट क्या ग्राफ सिमेट्रिकल है? मिरर इमेज बन रहा है, जैसा उधर है वैसे ही दूसरी तरफ है। यस सर। Yes. और इन टाइप के ग्राफ्स कौन से होते हैं अपने, जिसमें y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है? इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन का ही एक एग्जांपल है cos x, और cos x है तो secant x भी होगा ना, वो 1 होता है cos। तो आगे जाके अपन एक और देखने वाले, वो इसका एग्जांपल वो आने वाला है secant हो जाएगा नहीं? 1/cos हो जाएगा। तो sec of -x भी तो sec x ही होगा ना, sec x होता है 1/cos x, तो sec of -x 1/cos of -x, that is 1/cos x, मतलब वही sec x आएगा भी आगे। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट? सर्कुलर सिस्टम से समझ में आ गया कि क्यों ऐसा बन रहा है, क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्यों नेगेटिव हो रहा है, वो उसका रीजन था। ठीक है, और बाकी तो तुम्हें अब याद रखना है कि वैल्यू घटेगी,
चलो घटेगी कब तक? 0 टू पाई में cos x की वैल्यूज घटी है कि बढ़ी है? घटी है। डिक्रीजिंग फंक्शन अपन बोल सकते हैं इस इंटरवल में। यस और नो? है कि नहीं? 0 से Yes. पाई 180 तक। फिर कितना हो रहा है पाई से 2 पाई में? Increasing function. इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही अपन पीछे जाएंगे तो माइनस पाई से 0 में ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सो ऑन। तो ये अपनी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वो तुम अलग अलग इंटरवल में क्रॉस चेक कर सकती हो। और ये क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? वो इनपुट आउटपुट में, इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा। इनइक्वालिटी में साइन बदलेगी कि नहीं वो तुम्हें पता है, साइन चेंज हो जाती है डिक्रीजिंग में, सब पता है ना वो पॉइंट्स। तो लॉग में देखा था अपन ने, एक्सपोनेंशियल में भी देखा था इसकी इंपॉर्टेंस। ये हो गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और क्या प्रॉपर्टी देखी थी ऊपर, जल्दी से फटाफट बताओ। इवन हो गया, ये हो गया, सेम यहाँ पे भी हमने देखा था पीरियोडिक फंक्शन। क्या ये पीरियोडिक दिख रहा है? कहाँ गया? ये रहा, है पीरियोडिक है ये भी। Yes, कितने के बाद रिपीट हो रहा है? 2 पाई के बाद। देखो लेंथ गिनो, 2 पाई के बाद वैल्यू वापस से रिपीट हो रही कि नहीं? सेम, पूरा चक्कर घूम गया, फिर से सेम होगा। प्रॉपर्टी अपन बोलेंगे ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। और अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड कितना हो गया? फंडामेंटल पीरियड 2 पाई हो गया। 2 पाई, क्योंकि 4 पाई भी उसका पीरियड है, 4 पाई के बाद भी रिपीट होगा, 6 पाई के बाद भी होगा, बट मिनिमम इंटरवल एफपी बोले तो फंडामेंटल पीरियड। ये हो गया, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? 7th वन, cos x 0 कब होता है? हाँ, अब cos x 0 कब होगा? तो अगर अपन ग्राफ को देखें कॉशियसली तो हमें कुछ कुछ पॉइंट्स मिले जहां पे 0 मिला। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 ये वैल्यू n 5 plus पाई minus. बाई 2 है और -3 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है कि नहीं? पाई बाई 2 Yes. का ऑड हाँ, मल्टीपल 2n plus 1 1 into pi by 3 2. 5 -1 -3, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ वैल्यूज लिख लेता हूँ पहले तो। पाई बाई 2 पे 0 हो n रहा है, pi plus 3 minus. पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, 5 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, माइनस पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, -3 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, -5 पाई बाई 0 हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमें एक पैटर्न मिल गया कि ये 0 2n होगा plus 1 into minus. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड का जनरल टर्म 2n plus 1 होता है ना, हाँ, और ये भी हो सकता है 2n minus 1 भी बोल सकते हैं। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ऑड की जनरल टर्म ही है। n के अलग अलग वैल्यू के लिए तुम्हें मिलेगा, बट ओवरऑल वैल्यूज x की सेम आएगी, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। जनरली ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? एनी डाउट? ये जनरल टर्म बन गई। तो cos x की वैल्यू 0 कब होती है बोलो सब? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब अगर मैंने पूछा तुमसे cos, फटाक से आंसर क्या बोल देना है? 0। ये ऑड नंबर है। तो इतने बड़े पार्ट को देख के डरोगे तो नहीं ना? ये यूनिट टेस्ट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे तो बना ही नहीं। अरे बेटा ये ग्राफ में पढ़ाया हुआ था ऑलरेडी। अथर्व दहाके, क्या तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? अथर्व दहाके, यस सर। सुन रहे हो ध्यान से? यस सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। रिवाइज करना और रीडू करना बिना देखे, ओके? ये सब प्रॉपर्टी मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ। आगे भी अपन नेक्स्ट क्लास में भी ट्रिगो फंक्शंस ही देखेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। तो एक पन्ने पे पहले तो लिख लेना cos x। अब cos x की 10 की 9 कितनी प्रॉपर्टी थी? फिर ऊपर वाले की भी 9 प्रॉपर्टी। मैंने 9 बताई है, और भी होती है वो हम बाद में देखेंगे। तो वो 9 की 9 प्रॉपर्टीज तुम्हें सिंपल एक के बाद एक लिख लेनी है, एज इट इज, जो मैंने आज क्लास नोट्स में बताया है। जो लिख लेगा वो कभी नहीं भूलेगा, बस ऐसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये सर हाँ सर ये पता नहीं है सर, सिर्फ पूछ रहा हूँ इसके जो साइन और कॉस का हमने ग्राफ देखा तो उनके स्क्वायर का ग्राफ भी सिर्फ ऊपर आ जाएगा सर? बेटा वो आएगा, मैंने बोला ना अभी 9 प्रॉपर्टी के बाद मैंने 10वीं में मुझे स्क्वायर क्यूब भी करने थे, पर वो मैं आखिरी में बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। साइन कॉस के सब इकट्ठे बता दूंगा। सर उसकी रेंज पता चल जाएगी ना स्क्वायर का 0 इंटीग्रल बिल्कुल, एफएफएम मेथड -1 to 1 है तो 0 to 1 होगा। पर उसमें एक डाउट आता है कि cos square x और mod of cos x एक ही होगा क्या? तो थोड़ा सा फर्क आता है ग्राफ में, वो हम देखेंगे बाद में, अभी नहीं, वो सब बाद में डिस्कशन है। फिर वो ग्राफ्स हट जाते हैं, इसलिए मैंने अभी वो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। चलो
cos x की वैल्यू 1 कब होती है? ग्राफ में देखो cos x कब 1 हुआ? कब 1 हुआ? 0 पे, 2 पाई पे, पाई पे माइनस 2 पाई पे, तो फिर यहाँ 4 पाई पे भी आएगा। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, माइनस 2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, माइनस 4 पाई, 6 पाई, माइनस 6 पाई, एंड सो ऑन। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 2n पाई पे आएगा। यस सर। n belongs to z, ऐसा बोल सकते हैं। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, cos को इवन मल्टीपल, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा 1 होता है। क्या ये खोज सकते हो? ये बहुत काम आता है, बच्चों को याद ही नहीं रहती है चीज। मैं प्रॉपर्टी में लिखवा तो रहा हूं, पर बच्चे सब भूल जाते हैं। याद रख लोगे? जवाब तो उसी तरीके से cos x -1 कब होगा? ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो, पाई पे 0 हुआ था, -1 हुआ था पाई पे, पाई बाय 2 के के बाद इवन मल्टीपल। हाँ, पाई पे हुआ, माइनस पाई पे हुआ, फिर यहाँ पे 3 पाई पे भी होगा। तो cos के ऑड मल्टीपल बोल सकता हूँ ऑफ पाई। पाई, 3 पाई, माइनस 3 पाई, 5 पाई, मतलब 2n plus 1 times of pi या 2n minus 1 भी बोल सकता हूँ। n belongs to z, मतलब इसको मैं ऐसे याद रखूंगा बस, cos of odd multiple of pi, वैल्यू कितनी होगी? ओ 0 नहीं, -1। तो क्या ये याद हो जाएगी सभी को प्रॉपर्टी? जवाब दो। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, cos x 1 कब होता है? cos x -1 कब होता है? cos x 0 कब होता है? पीरियोडिक फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ग्राफ, इवन फंक्शन, डोमेन रेंज। और एक आखिरी प्रॉपर्टी, अब वो नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। आखिरी प्रॉपर्टी, cos x x के बराबर कब कब होगा? कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे cos x इक्वल टू x के? तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, cos x का ग्राफ मेरा सर गलत बना है सर ये साइन है इसका। अरे वो मुझे पता है, वो तो मैं फ्लो में लाने के लिए बना रहा था पहले। ये हो गया, ये फिर भी ढंग से नहीं बना, पर समझ गए ना तुम? cos x का ग्राफ थोड़ा सा सिमेट्रिकल होगा, ये इधर पास में थोड़ा दूर हो गया, वो तुम समझ जाना। ये 1 है, ये -1 है, ये मेरा y इक्वल टू cos x का ग्राफ था। तो x की लाइन कैसी जाएगी? अगर x की लाइन को तुम समझोगे तो वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। सॉल्यूशंस सिर्फ एक कट आ रहा है कि नहीं? एक कट। तो cos x इक्वल टू x में कितने सॉल्यूशन आएंगे? 1 सॉल्यूशन। सर ये 1 सॉल्यूशन ही क्यों, नीचे क्यों नहीं कट आएगा? एंड ऑल लॉजिकली तुम समझ सकते हो। ये मेरा कितना है? पाई बाय 2, याद है कि नहीं? 1.57। 1.57 पे ये वैल्यू भी कितनी होगी? 1.57। y इक्वल टू x है ना ग्राफ, ये y इक्वल टू x की लाइन है, जो इनपुट वही आउटपुट, आइडेंटिटी फंक्शन। पीछे जाते हैं, ये वैल्यू कितनी होती है? -5/2। अब सही है। ये होता है -1.57, यस और नो? हाँ, ये -1.57 मतलब -π/2 पे cos तो अभी 0 ही हुआ है, पर तुम्हें पता है y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो गई है? -1.57 हो गई। और जब तक ये -1 तक पहुंचेगा -π पे आके, तब तक तो वो वैल्यू कितनी हो गई है -π पे? तो -π मतलब -3.3। तो कभी भी कट आएगा? कभी भी नहीं आएगा, इधर
और ये कट आएगा, बस ये एक कट आएगा। वैल्यू क्या होती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर वन सॉल्यूशन हमें मिलेगा cos x इक्वल टू x। और वो भी कब, जब x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 में तो कोई भी कट नहीं है, ग्राफ याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ये अपना पार्ट हो गया, ठीक है। तो एनी डाउट एनीवन यू कैन आस्क। सर वो जो कट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली नेट पे देख लेना, पर कोई तुमसे पूछेगा नहीं। बस इतना बोल सकते हो कि 0 से π/2 के बीच में होगी बेटा। सर हाँ बेटा, आपने लास्ट टाइम करवाया था sin x अगर लेस देन x और sin x ग्रेटर देन x हो, हाँ। वो वाला इसमें क्या होगा? नहीं, इसमें बस ये पॉइंट अपन मान लो कोई एक अल्फा होगा जिस पे कट आ रहा है, उसके आगे वो हमेशा क्रॉस करेगा, और वो अल्फा 0 से π/2 के बीच में। और भी प्रिसाइसली तुम जा सकते हो, π/4 पे वैल्यू बताओ कितनी होती है cos π/4? 1/। अब π/4 बड़ा होता है कि 1/√2 बड़ा होता है, जरा बताओ। पता कर रहे हो कितना? 3.14 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 0.785। सर जाओ, वो 1 अपॉन ये हो गया 1.7 है। 1 डिवाइड बाय 1.414, वो कितना हो गया? 1 डिवाइड बाय 1.414 0.707 होता है। ओके, तो अब तुम देख सकते हो π/4 बड़ा आ रहा है, मतलब y इक्वल टू x में जब अपन x की जगह π/4 रखेंगे तो y भी π/4 होगा, तो वो वैल्यू बड़ी आ रही है। तो ये वैल्यू π/4 भी इधर आएगा ना फिर तो, क्योंकि π/4 पे वैल्यू किसकी बड़ी है? π/4 पे है cos की बड़ी है, ऐसा है, ठीक है। तो अल्फा मेरा 0 से 45 डिग्री के बीच में है। और भी प्रिसाइसली जाना हो तो अपन क्या बोल सकते हैं? 30 डिग्री पे चेक कर लेना, तो किसके बीच में आ रहा है तुम इतना अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो। ओके, ओके पर कोई पूछेगा नहीं तुमसे, जितना मैंने बोला उतना याद रखना है। ओके, तो ये अपनी पूरी प्रॉपर्टीज हो गई। किसी को कोई भी डाउट साइन और कॉस के ग्राफ में? और सर रेडियन cos x हमेशा ग्रेटर देन x होगा या फिर लेस देन x होगा? अरे यार, पूरा पढ़ा दिया, क्या पता तुम्हारा नेटवर्क जाता है क्या जाता है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अभी पूछा था कृष्ण ने कि 0 से अल्फा में कौन सा बड़ा होगा? कॉस बड़ा होगा, और अल्फा के आगे हमेशा x बड़ा होगा cos x से, वो जो भी उसका रूट है, अल्फा उसका रूट होगा। यस सर, सॉरी नेट इश्यू हो रहा है, पता है। चलो, इस आपकी पॉइंट आवाज की वो पॉइंट एग्जैक्ट क्या है वो हम नहीं बोल सकते, वो हम नहीं निकाल सकते, और ना कोई पूछेगा तुमसे। बस इस टाइप का सिनेरियो होता है, तुम इतना याद रख सकते हो। और वो जो भी अल्फा है वो 0 से 45 डिग्री के पहले ही आ जाएगा। ओके, बाकी तुम कैलकुलेटर से निकाल लेना अप्रोक्सीमेटली, तुम्हें अगर ज्यादा लग रहा हो तो। ओके, तो ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। ऑलमोस्ट 9 to 10 प्रॉपर्टीज हमने दोनों में देखी है, तो क्या तुम याद कर लोगे ये सब? यस सर। यस सर। ओके, चलो यस सर। हम यही वाइंड अप करेंगे। और ये याद रखना, ये जो आखिरी में भी बताया, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार। cos ऑफ 100,002 पाई कितना होगा? 1 होगा। cos ऑफ 2001 पाई बोलो -1। क्यों? एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई। एग्जाम्पल्स वो दिए नहीं थे तो यहाँ लिख दिए। तो रिवाइज कर लोगे सभी यहाँ तक। बाकी तुम अपने लेवल पे क्या करो, मैं तुम्हें फॉर्मूला चार्ट दे दूंगा, उसको याद करने की कोशिश करो। कल वक्त है तुम्हारे पास। कितने फॉर्मूला चार्ट मैं तुमसे शेयर करूंगा, कितने याद कर सकते हो तुम कल के दिन में? सर 10 कर सकते फॉर्मूला पूरा दिन है तुम्हारे पास। 10 to 15 अपन लिख सकते हैं। जो मैं तुम्हें दूंगा उसके 15 तुम याद कर लेना। ओके सभी बच्चे, ओके सर। हम यही वाइंड अप करते हैं अब। ऑलराइट, थैंक यू। सर वो x की वैल्यू 0.739 आ रही है कैलकुलेटर के हिसाब से। ओके ओके, चलो थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक बाय यू, सर। थैंक यू।